अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आड़ू के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य, पानी उपलब्धता बनाए रखने के लिए कैसे करें वर्षा जल का संरक्षण, गन्ने की फसल में लगने वाले रोगों के नियंत्रण पर जानकारी, प्रदेश के किसान शीतोष्ण बागवानी के तहत आड़ू की बागवानी की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और जिन किसानों के पास आड़ू के बाग हैं उसमें इस समय फल लगे हैं। दूसरी तरफ जिन किसानों ने पिछले वर्ष आड़ू के पौधे स्थापित किए हैं वे बढ़वार की अवस्था पर हैं। इसीलिए इनकी अच्छी बढ़वार और फलत के लिए जरूरी है समसामयिक कार्यों पर ध्यान दिया जाए। और जो इस समय नया आड़ू के बाग लगाना चाहते हैं वो कौन कौन सी बातों को ध्यान दें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बागवानी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी कुमार। किसानों के लिए आजकल आड़ू का भी काफी प्रचलन हो गया है। पहले समय था से 10-15 साल पहले जब किसान या जो शहर वाले वो भी आड़ू का सेवन नहीं करते थे, परंतु आजकल देखा है कि किसान तो इससे फायदा ले ही सकता है। लोग भी आड़ू की जो फूड वैल्यू जिसको कहते हैं उसको समझ चुके हैं। तो आड़ू का आजकल काफ़ी आमदन वाला फल हो चुका है। आड़ू क्योंकि बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो अप्रैल के अंदर सुवाए आम की कुछ जल्दी वाली किस्में छोड़ के बाजार में कोई फल नहीं होता, क्योंकि अप्रैल मई ऐसा महीना है जिसमें उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस समय बाजार में कोई फल उपलब्ध नहीं होता। दक्षिण भारत में फिर भी कुछ फल है जैसे अनार भी, पर महंगे बहुत होते हैं। तो किसान भाई अगर आड़ू की खेती करें तो उससे भी काफ़ी अच्छी तरह आमदनी ली जा सकती है। आड़ू क्योंकि इसके बाजार भाव जैसे जो जल्दी किस्में आए उसमें बाजार भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। 60-70 से लेके 1 कुंटल तक फल लेते हैं पूरे पौधे पर। तीसरे साल इसका फल शुरू हो जाता है। तो करीब ये लगा लो कि 1 एकड़ से लेके 1 एकड़ में 60 कुंटल से लेके 100 कुंटल तक फल हो जाता है। 100 कुंटल ज़्यादा 60-70 कुंटल भी फल होता है। इसका रेट बड़ा अच्छा मिलता है। तो करीब 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख तक किसान भाई अपने 1 एकड़ से ले सकता है। आड़ू की काफ़ी किस्में हैं, कुछ पुरानी किस्में हैं जैसे सरबती है, सफेदा है, बड़ौदा सन है। अभी कुछ किस्में नई आई हैं, मैचलेस है, प्रभात एक किस्म है जहाँ तक मार्केट में है जो सबसे पहले आती है अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में बाजार में सिर्फ जल्दी वाला आम छोड़ के कोई भी फसल नहीं होती, तो इसलिए ये किस्म काफ़ी आजकल किसानों के लिए प्रदान हो चुकी है। जहाँ तक आड़ू की खेती बात है, आड़ू के 1 एकड़ में करीब 110 पौधे लगते हैं। 20 फुट गुना 20 फुट, 20 फुट पौधे से पौधा, 20 फुट लाइन से लाइन लगा के 110 पौधे 1 एकड़ में लगते हैं। इसको भी लगाने के लिए जिस तरह दूसरे फलदार पौधे हैं उसी प्रकार 3 फुट गुड़ाई के और 3 फुट ही गहराई के गड्ढे खोदे 20-20 फुट पर। उसके अंदर ऊपर की 1.5 फुट की मिट्टी, उतना ही गोबर का खाद और दीमक मारने की दवाई जो क्लोरोफायरिफास है उसको
उसको मिला के उठाते हैं। गड्ढे भरने के बाद एक बात का ध्यान रखें कि भी एक सिंचाई इसके ऊपर जरूर कर दें। जैसे ही खेत में बत्तर आ जाए या पौधे लगाने का उसमें पैर चलने लग जाए, उस समय इसकी कटिंग, जो पौधे कहते हैं, पौधों को लेके उसकी रोपाई में करते हैं। आड़ू में ज़्यादा बीमारी या कीड़े नहीं आते, परंतु फिर भी जैसे कि किसान भाई कटाई करेंगे उसके बाद एक स्प्रे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है जिसको हम CSC बोलते हैं, उसका स्प्रे जरूर करेंगे। कटाई से जो वो भाग कट जाता है उसके ऊपर कई बार बीमारी आ जाती है, तो कटाई करते ही उसी समय किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आते हैं, उसको 2 से 3 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। जरूरत पड़े तो 20-25 दिन बाद दोबारा भी स्प्रे करें। सभी फलदार पौधों पर उसके अंदर आप सफ़ेदी का प्रयोग भी कर सकते हैं, मुख्य तौर पर खासतौर पर। उसमें सफ़ेदी करते समय उसमें थोड़ा नीला तोता भी मिला, 2 किलो नीला तोता, 3 किलो चूना और करीब 200 लीटर पानी, इसको मिला के इस पेड़ों के ऊपर सिर्फ मुख्य तने पर 2-2.5 फुट तक वहाँ तक इसकी सफ़ेदी करते हैं, तो उससे तो आपका बाग का शोभा बढ़ेगी। दूसरा ये है कि जो बीमारियाँ हमारी मुख्य तने पर लग जाती हैं, ये उसके ऊपर जो बार कहते हैं, जिसको छाल होती है, उसके ऊपर लग जाती है, तो उससे भी बचाव होगा और पेड़ की भी सुरक्षा है। आड़ू के फल बागों में फल लगने के बाद कई बार फल पर काले धब्बे देखने में आते हैं, जिसके कारण फल बाद में सड़ने लगते हैं और बागवान भाइयों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इससे बचाव के लिए कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करें। कई बार गर्मी के मौसम में बरसात न होने पर आड़ू के फल बागों में छोटे आकार के फल आते हैं, जिससे कि उनका अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए गर्मी के मौसम में पौधों को पानी के फव्वारों द्वारा पत्तियों पर सिंचाई करना चाहिए। ये प्रत्येक 6 दिन के अंतराल पर करने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। जब भी आपको ये लगे कि भी पानी जिसमें थोड़ा बहुत सूखने लगे तो उसमें पानी मिले। इसको सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था होती है मार्च के बाद जैसे ही गर्मी शुरू होती है, तो उस समय हो सकता है किसान भाई को 5 से 7 दिन पर सिंचाई करनी पड़े। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर आड़ू के फल अप्रैल से लेकर जून तक आ जाते हैं, और उसी समय सबसे ज़्यादा गर्मी का मौसम होता है। तो अच्छे फल लेने के लिए किसान भाई सिंचाई का जरूर ध्यान रखें। तो आड़ू में सबसे ज़्यादा कटाई छटाई की जरूरत होती है। उसके लिए किसान भाई अपने आसपास के बागवानी विभाग से या कृषि विज्ञान केंद्र है हर जिले में, वहाँ जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि आड़ू की कटाई एक तकनीक के द्वारा की जाती है, और जो बहुत ही जरूरी है। हर साल इसकी कटाई करनी पड़ती है, तब ही इसमें अच्छा फल लिया जा सकेगा, क्योंकि छोटे फल को बाजार में कोई भाव नहीं मिलता। फिर आड़ू लगा दिए हैं, क्योंकि तीसरे साल फसल दे रहे, तो किसान खाली जमीन नहीं रह सकता। तो उसके अंदर किसान भाई जैसे उत्तरी भारत की फसलें हैं, दक्षिणी भारत की फसलें हैं, तो उसके अंदर दूसरी फसलें भी ले सकता है। इसके अलावा अगर किसान भाई चाहे कि बागवानी ही करनी है, तो आड़ू के अंदर वो पपीते की फसल भी ले जाए, क्योंकि पपीता 1 साल में फल दे देता है। तो पपीते की फसल जैसे आड़ू लगाए, साथ ही साथ पपीता लगा दे, तो पपीता करीब 10-12 महीने से लेकर 15 महीने के अंदर फल दे देता है। तो अगर वो किसान ये चाहता है कि सिर्फ बागवानी करनी, दूसरी फसलें लेनी, तो आड़ू के अंदर किसान भाई पपीते की फसल लेके, पपीते की बड़ी अच्छी किस्में हैं, उनको लगा के पपीते, क्योंकि पपीते की जो फसल है वो 2 से 3 साल में खत्म हो जाती है। पहले साल फल देगी 15-16 महीने, 10-12 महीने से 3 साल तक हम कहते हैं पपीता का फल लेना चाहिए। तीसरे साल पपीते को निकाल दो और किसान भाई उसके बाद उसकी आड़ू की फसल आनी शुरू हो जाएगी, तो उसका जमीन का भी उपयोग हो जाएगा, किसान को कोई नुकसान नहीं होगा। किसान भाई को आमदन के साथ साथ जमीन को भी और पौधों को भी बढ़वाने में काम आएगी, जो फलदार पौधे लगे। किसान भाइयों, क्योंकि बाग लगाने में काफ़ी खर्चा आता है, तो कई किसान खेत होते भी, जमीन होते भी उसकी खेती नहीं कर पाते। तो सरकार की तरफ से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार भी और सभी सरकारें इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रही हैं। एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, जिसमें किसानों को सभी चीज़ों के लिए, कहने मतलब पौधों के लिए, उसके अंदर खेत की तैयारी के लिए, उसके बाद उसकी कीड़े और बीमारियों से सुरक्षा के लिए, और यहाँ तक कि उसकी पैकिंग के लिए और उसको बेचने तक के लिए सभी मदों पर भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत सब्सिडी दी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल राज्य में वर्षा सामान्य से कम हुई, जिसके चलते भूमि का जलस्तर काफी नीचे चला गया। साथ ही साथ राज्य के कई जिलों में सिंचाई जल की काफी कमी भी देखी जा रही है। किसान भाइयों, इस जल की कमी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। बस जरूरत है वर्षा जल को संग्रहित करने की। तो वर्षा जल को संग्रहित करने के कौन कौन से उपाय हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कुरुक्षेत्र के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर सीपी सिंह। नहीं, बड़ा बर्निंग पॉइंट आजकल चल रहा है ये जो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब वर्षा के पानी के संरक्षण, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि इतनी है कि देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र में लातूर की समस्या चली हुई है, वहाँ भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोग्राम चल रही है। हरियाणा गवर्नमेंट को भी जागरूक होना पड़ा है। कृषि भूमि मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है और हमारी खेती तथा अन्य धंधों के लिए पानी की उपलब्धता मुख्यतः इन स्रोतों से होती है। वर्षा से, नहरों से, नलकूपों से, कुओं एवं तालाबों से देश में प्राप्त होने वाली वर्षा का लगभग 90% से भी अधिक भाग मानसून की 50 से 80 दिन की अल्प अवधि में ही प्राप्त होता है, जो देश की भौगोलिक विविधता के कारण असमान रूप से वितरित होती है। मानसून कहीं बरसता है तो अनावश्यक रूप से कई दिनों तक बरसता ही रहता है और कहीं हफ्ते दर हफ्ते वर्षा की एक बूंद भी नहीं दिखाई पड़ती। ये दोनों ही परिस्थितियां विकट एवं संघर्षपूर्ण होती हैं। प्रथम परिस्थितियों में वर्षा का अधिकांश जल फालतू रूप से बहकर खेत के बाहर चला जाता है और साथ में प्रकृति द्वारा सैकड़ों सालों में निर्मित अमूल्य एवं उपजाऊ मिट्टी का काफी भाग बहा ले जाता है। दूसरी परिस्थितियां तो और भी विकट हैं। इसमें नमी की कमी के कारण फसल की समय पर बुआई नहीं हो पाती और यदि हो भी जाए तो फसलें पकने की अवस्था तक नहीं पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप उत्पादन बुरी तरह से प्रभावित होता है। अब रही सवाल वाटर हार्वेस्टिंग के मेस कंसेप्ट जल संरक्षण की, जैसे बारिश के दिनों में होता है और बारिश से कभी रोक गाड़नी, कभी कभी तो होता है कि लोग सीधे, अब तो मकानों पर भी सरकार ने लगाई कि जो वाटर छत पर से पानी के नीचे जमीन में जाए लीचिंग, और बल्कि उनको बोरिंग करके उसको पाइप के थ्रू जमीन के अंदर डालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आ सके या हमें उसका यूटिलाइज हो सके। ओपन न जा करके ज़मीन के अंदर संचय हो जाए तो एक तो गर्मी में और उसमें एवापोरेट करके यानी वाष्पन क्रिया से भी बचाया जा सकता है वाटर हार्वेस्टिंग। इस हेतु जल संरक्षण उपाय वाली तकनीकियों जैसे वाटर सेट प्रबंधन के तहत कंटूर, चेक डैम, मेड़बंदी, कृषि वानिकी के अलावा वाटर हार्वेस्टिंग करके ताज़ा जल को संरक्षित कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग हमारे ये हिमाचल प्रदेश जितनी हिल स्टेशन है उनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेसेस से होते हैं। क्यारिया नुमा खेत देखते होंगे, एक से पट्टी से गिर के दूसरे पर, तीसरे पर, चौथी पर, वो तो नेचुरल होता है। फिर छोटी छोटी बावलियाँ होती हैं, वो बावलियों में संचय करके जब होता है उसे लिफ्ट करके चाहे डीजल के चाहे इलेक्ट्रिक इंजन करके उसके अनुसार करते हैं। अब प्लेन में जो हमारी प्रोग्राम चल रहे जब देख रहे हैं कि ज़मीन में पानी है नहीं, सबमर्सिबल लगे हुए हैं। अब एक लिमिट है कि वार्निंग पर हर एक साल में एक सीजन में कम से कम 1 से 2 मीटर तक हमारा वाटर लेवल नीचे चल रहा है और जो हमारा वाटर पानी के नीचे का है वो लेवल, वो हमारा एक रिजर्व वाटर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो इस पर ये देखा जा रहा है कि जो पहले हुआ, आप देखते हो कि हर गांव में बावल, झोप, ये तालाब और बावलियाँ रहती थी तो उसके अंदर संचय करते थे। अब वो भी नहीं रहा है, तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। शहरीकरण में क्या होता है, उस पर बिल्डिंगें बन रही है। अब वो जो वाटर हार्वेस्टिंग हमारा जो वर्षा ऋतु का पानी है वो भी ज़मीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। तब ये प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर सोच रही है कि जो जितनी बावली है हर गांव में उनमें थोड़ी सी तालाब नुमा बना के संचय करके और पानी जो बरसात का पानी इकट्ठा किया जाए सीवरेज सिस्टम से या नालियों बना के जो मकान और छतों में। अमूमन देखा गया कि शहरीकरण का शहर में तो है, गांव में भी अब कच्चे मकान हमारे हरियाणा में है नहीं, उन पे छतों का जो पानी है उसको संचय के उसको ड्रेन आउट करा करके और उसके
पास में कोई खड्डे या कोई इस तरह से बना दिया जाए ताकि पानी रखा जाता है। तो अगर हम इस पानी को संचय कर सकेंगे बावली के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, तो वो पानी हमें सिंचाई में यूज। दूसरा रिचार्जिंग होती है, सीपेज जो पानी संचय करते हैं धीरे धीरे ज़मीन के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू ज़मीन के अंदर संचय होता है। ये कभी हमारे जो वाटर लेवल को दुरुस्त कर सकता है। अमूमन आप देखेंगे जो फ्लडेड एरिया होती है, फ्लड से नुकसान तो बहुत होता है, लेकिन अमूमन हमारे पुराने किसान भी यही कहते हैं कि कुदरत ने दे दिया है, चलो वाटर लेवल तो बढ़ेगा। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग यानी जो जल बरसात का पानी है या किसी रिसोर्सेज से पानी है, अगर उसको संचय कर दिया जाए तो ज़मीन के स्तर, ज़मीन के अंदर जाकर वो संचय हो सकता है और सिंचाई के काम आ सकता है। तो इस पर जागरूक होना पड़ेगा और इस पर हम सबको, ये सरकार का ही काम नहीं है, हमें भी खुद सोचना पड़ेगा कि इस पर हम कैसे, अगर वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला दिन बड़ा भयावह हो सकता है। धरती को प्राप्त होने वाले जल के मुख्य स्रोत वर्षा के जल का संरक्षण, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में नारे के अनुरूप जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यों के सिद्धांत पर करें और जल के एक एक बूंद का सार्थक एवं संरक्षण उपयोग करें। बरसात में भूजल की रिचार्जिंग बेसिन, रिचार्ज कुएं, चेक डैम, रिसाव तालाब आदि के द्वारा किया जाए। जल संरक्षण एवं इसके सक्षम उपयोग के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि वृक्षों की अनावश्यक कटाई को स्थापित किया जाए और कृषि एवं सामाजिक वानिकी क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए। इससे भूमि मरुस्थलीकरण से बचेगी, वर्षा अच्छी होगी और पर्यावरण स्वस्थ रहेगा। इसी से हमारी कृषि एवं सबका जीवन सुरक्षित रहेगा। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार लिए हुए खेतों में खड़ी है और फसल की इस अवस्था पर इसमें कुछ रोगों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है, जिससे आगे चलकर हमारे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, आप इस नुकसान से बचने के लिए कैसे करें इन रोगों का नियंत्रण? इसमें बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे गन्ने में लाल सड़न है जिसको हम कैंसर कहते हैं। वो जैसे आदमी के शरीर में कैंसर होता है उसी तरह ये गन्ने का कैंसर है, इसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा है कंडुआ, जो वर्ष में हमेशा लगभग कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा चाहे ज़्यादा दिखाई देता है। तीसरा है उकठा, विल्ट को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा के कल्चर से और इसको 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बुआई के समय या जब पौधे जम जाते हैं पानी देने की दशा में, उसके बाद हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जीएसडी है, जीएसडी को हम हार्ड वाटर ट्रीटमेंट से कंट्रोल किया जा सकता है। और तीसरा है पोका बोइंग तो नई बीमारी है। ये गन्ने में पत्तियों पे ऊपर सफ़ेद रंग के जो है पैच दिखाई देते हैं और पत्ती एक दूसरे से लपेट लेते हैं। तो उसका 3 फेस होता है, पहला है क्लाटिक फेस, दूसरा है पोका बोइंग फेस, तीसरा है नाइफ कट फेस। 3 फेस में ये होते हैं। देखिए पहला, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहला फेस है, इसको कहते हैं क्लाटिक फेस, जो पत्ती में एक दूसरे को लपेट लेते हैं। दूसरा है ये आपका टॉप रॉड फेस जो दिखाई दे रहा है। तीसरा है नाइफ कट फेस। ये फेस जो सेकंड फेस है टॉप रॉड फेस, ये थोड़ा सा खतरनाक है। तो इसको नियंत्रण करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% का अगर हम छिड़काव करते हैं, काफ़ी हद तक ये इसका नियंत्रण कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए आप जीएसडी देखिए, ये है लिप स्काल्ड में गन्ने की पत्ती, जब आप गन्ने को चीरेंगे तो आपके पतले पतले रेसे टाइप के दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है इसका लिप स्काल्ड का। सेकेंड है जीएसडी ग्रासी सूट का। ये पौधे जो है हम लोग की लापरवाही, थोड़ी सी भी लापरवाही गन्ना बोआते हैं, उस समय अगर हम उसको कायदे से अगर निकाल दें तो काफ़ी हद तक चारे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जब बोते समय हेल्दी गन्ना मिल जाएगा, इसको हम आराम से बो सकें। क्योंकि इसमें पत्ती जो है सफ़ेद दिखाई देने लगती है, क्लोरोफिल जो है नहीं बन पाता है, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं और ये झाड़ी टाइप का हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं घासी प्रोह रोग। आप देख रहे हैं विल्ट उकठा इसको कहते हैं। आप जब भी उखाड़ेंगे कहीं, एकदम ऐसा लगता है जैसे गन्ने में कोई वजन ना हो और इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता नहीं है, गन्ने गांठों से पचक जाता है। ये सबसे बड़ा इसका पहचान है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वही जो ट्राइकोडर्मा कल्चर की बात कर रहे थे, या यहाँ अंकुश के नाम से बनता है। इसको 10 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोते समय या उसको पौधे जब जम जाए तब पानी देने की दशा में।
तीसरा है ये आप देखें कंडुआ है। कंडुआ जो है जब पौधे बढ़ते हैं इसकी पत्ती एकदम नुकीली और उसके कोप से एक काले रंग का कोड़ा निकलता है। अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पॉलीथीन बैग में या प्लास्टिक के बोरी में इसको काट के निकाल देंगे तो इसका स्पोर जो है, जो देख रहे होंगे सफ़ेद झिल्ली से ढका हुआ है, और ये जब बढ़ जाता है तो ये फटने लगता है। फट के स्पोर्ट्स में बहुत सारे गिरने लगते हैं नीचे, और वो पानी की मदद से, चाहे वो खेत में दे रहा हो चाहे वो बरसात हो रही हो, ये माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में पहुँच जाते हैं। जैसा कि गन्ने का क्षेत्रफल अपने प्रदेश में काफी बड़ा है और हमारे बहुत से जागरूक किसान रोग रोधी प्रजातियों का चयन करके उन्नत तकनीक से इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो तकनीकी बातों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, जिससे इनकी खड़ी फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। कुछ बीमारियों का प्रबंधन तो किसान भाई खड़ी फसल में कर लेते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका खड़ी फसल में बिल्कुल ही नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गन्ना बोते समय 3-4 चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो बीमारी नहीं लगेगी। मुख्यतः पहले क्या है, स्वस्थ बीज का चयन सबसे जरूरी है कि बीज हम जो ले रहे हैं वो स्वस्थ है कि नहीं है, कहीं से भी प्रकार के कोई कीड़े तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। और चूंकि गन्ना किसान लाता है दूसरी खेत से अपने खेतों पे लाने पे, ट्रांसपोर्टेशन पे हो सकता है उसकी आंखें कुछ खत्म हो जाती है, बोते समय वो देखता है कि कितना जमा हुआ कितना नहीं है, तो उसका भी कारण है। तीसरा है कि खेत के पहले ये देख ले कि ये अपलैंड की वैरायटी अगर चल रही है, अच्छी वैरायटी है, तो उसको अपलैंड पे लगाएं, लो लैंड पे न लाएं। अगर अपलैंड पे बोएंगे तो निश्चित रूप से उसका अच्छा असर पड़ेगा। और तीसरा है फसल चक्र, मतलब क्रॉप रोटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, लगातार गन्ने पे गन्ना बो रहे हैं, उससे भी हमारे जो है जो रेड रड के या बीमारियों के जो इन्फेक्शन है वो किसी न किसी रूप में सॉइल में रहते हैं। इसलिए जरूरी है सॉइल ट्रीटमेंट करना। और गन्ने को जब बोते हैं तो बॉस्टिन का 0.1% वो बना के कम से कम 2 से 3 मिनट अगर उसमें हम डाल देते हैं तो उससे 2-3 फायदे ये होंगे कि एक तो उसमें जो गन्ने के सेट में जो चीनी की मात्रा है वो घुल जाएगी और उसका जमाव अच्छा होगा। दूसरे कम से कम उसमें रोग रोकने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है। और सबसे ज़रूरी है कि फील्ड में किसानों भाइयों का पहुँचना। रोगिंग मस्ट इसलिए है कि जुलाई से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना ऐसे है जिसमें बीमारी का ज़्यादा चांस रहता है। चाहे कोई बीमारी हो गन्ने से संबंधित, वो किसी न किसी रूप में आता है। अगर खेत पे किसान भाई अगर पहुँचे समय समय पे तो निश्चित रूप से वो दवाई का या आवश्यकता पड़े उसको उखाड़ के बाहर निकालने की, वो सब प्रोसेस जो है वो किसान भाई कर लेंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम सोहदहद, जिला पलवल के कृषक राजकुमार चौटाला ने। यह मुर्गी की कड़कनाथ नस्ल के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो राजकुमार चौटाला जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों हम बात करेंगे हमारे देश की एक प्रसिद्ध पोल्ट्री ब्रीड के बारे में, कड़कनाथ, जिसका कि मांस काफ़ी प्रसिद्ध है भारत के अंदर। कड़कनाथ ये नस्ल मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसका ओरिजिन मध्य प्रदेश में ही हुआ है और इसको बाहर से देखने पे इसकी कलंगी, इसके पैर, इसके वेटल सभी काले कलर के होते हैं। ये काला कलर होता है क्योंकि इसमें मेलानिन पिगमेंट जमा हो जाता है जो कि फाइब्रोमिलोनेसिस कहलाता है। इस मेलानिन पिगमेंट के जमा होने के कारण इसका मांस का कलर भी काला होता है और सामान्यतः ये मांस के लिए पाली जाती है। इसमें जो मेल होता है उसका वजन लगभग 3 से 3.5 किलो और फीमेल उसका वजन 2 से 2.5 किलो। अंडों का उत्पादन इसमें कम होता है। अंडों का उत्पादन सामान्यतः 120 से 150 के बीच में इसमें अंडों का उत्पादन होता है। मुख्यतः ये मांस के लिए ही पाली जाती है।
राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्राकृतिक रूप से आम को पकने का तरीका, धान की नर्सरी डालने से पूर्व और नर्सरी डालते समय बरती जाने वाली सावधानियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी हरियाणा हिमाचल, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatar.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।